नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडी का चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग के थर्ड पार्ट में आज हम मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन प्रोसेस, मैस्लोज नीड हायरार्ची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ मोटिवेशन से। मोटिवेशन को समझने से पहले हम इससे मिलते जुलते दो शब्द और हैं, मोटिव और मोटिवेटर। पहले हम उन्हें समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम मोटिवेशन को समझेंगे। मोटिव का अर्थ होता है इनर स्टेज, यानी जो हमारी मन के अंदर की जो स्थिति होती है। एंड दैट एनर्जाइज एंड डायरेक्ट बिहेवियर, जो हमारे व्यवहार को एनर्जाइज करती है और उसे प्रेरित करती है टूवर्ड गोल्स को प्राप्त करने के लिए। तो ये क्या है? मोटिव का अर्थ हमारा एक हमारी मन की ऐसी अंदर की ऐसी स्थिति से होता है जो हमें अपने जो गोल्स होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमारे हमारे व्यवहार को प्रेरित करती है और उसे एनर्जाइज करती है। अब दूसरा शब्द आता है मोटिवेटर। मोटिवेटर को वैसे देखने से ऐसा लगता है जैसे ये किसी पर्सन से संबंधित है, कि यानी कोई व्यक्ति है जो हमें मोटिवेट करता है, उस व्यक्ति को हम मोटिवेटर कहते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर मोटिवेटर का जो अर्थ है टेक्निक से है, कि हमारा मोटिवेटर क्या है? वो टेक्निक है यूज टू मोटिवेट पीपल, जिसको हम किसी व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब टेक्निक्स कई हैं, आगे चल के हम देखेंगे, जो कि फाइनेंशियल टेक्निक्स भी हो सकती हैं, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक भी हो सकती हैं। यानी कि ऐसी टेक्निक जिससे हम किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए मोटिवेट करते हैं, उस टेक्निक को यूज करते हैं। उसका मतलब यहाँ मोटिवेटर से है, ना कि किसी व्यक्ति से। अब आते हम मोटिवेशन की तरफ। मोटिवेशन का अर्थ है एक प्रोसेस से है। मोटिवेशन द प्रोसेस ऑफ स्टाइमुलेटिंग पीपल्स, जो कि व्यक्तियों को स्टाइमुलेट करने की एक प्रोसेस है मोटिवेशन। और किसके लिए? टू एक्शन, कोई एक्शन लेने के लिए, कोई कार्य करने के लिए। एंड टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल, जो हमारे इच्छित लक्ष्य हैं, जो हम चाहते हैं, ऐसे गोल्स को पूरा करने के लिए। तो क्या हुए? मोटिवेशन एक प्रोसेस है लोगों को स्टाइमुलेट करने की, उनको कार्य करने के लिए। और कार्य कैसे? टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल, जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए। तो अब हम देखते हैं मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसको वैसे तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या है, इस मीनिंग में ही, मोटिवेशन की जो मीनिंग है इसमें ही समाई हुई हैं। तो शुरुआत हम करते हैं इंटरनल फीलिंग। जो मोटिवेशन है वो क्या है? इंटरनल फीलिंग है, मन के अंदर से आती है। कोई कार्य करने के लिए हम चाहते हैं, मन करता है हमें किसी कार्य करने के लिए, तो वो हमारा मोटिवेशन है। दूसरा, प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये हमारे व्यवहार को हमारा उत्पन्न करता है किसके लिए? गोल डायरेक्टेड, गोल की तरफ, जो हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करने की तरफ हमारे व्यवहार में बदलाव लाता है, हमारे व्यवहार को उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है, हमारा ऐसा व्यवहार उत्पन्न करता है जिससे कि हमारे गोल हैं जो वो प्राप्त हो सकें। गोल की तरफ चलने के लिए ये व्यवहार हमारा बदलता है। अगली बात आती है इसमें, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी जो मोटिवेशन है वो हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसमें एक थ्योरी आती है कैरेट एंड स्टिक की। जैसे जब घोड़ा जब रुक जाता है तो उसे डंडे मारे जाते हैं और साथ में खाने के लिए गाजर दी जाती है, जिससे कि वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के जो व्यवहार किए जाते हैं, उसको इनाम भी दिया जाता है, और वहाँ पर अगर कोई ठीक कार्य नहीं करता है तो दंड भी दिया जाता है। तो ये हमारे दोनों तरह के जो चीज़ें हैं वो मोटिवेशन में इस्तेमाल की जाती हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यानी ये जो मोटिवेशन की प्रोसेस है इतनी सरल नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स, बड़ी जटिल ये प्रक्रिया है। क्योंकि जो एक तरीका हम किसी एक व्यक्ति के लिए अपना सकते हैं, वो तरीका किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यानी हर व्यक्ति के लिए हर एक तरह की बातें सभी उपयुक्त नहीं होती है। एक चीज़ हर एक व्यक्ति को मोटिवेट नहीं करती है। एक चीज़ एक व्यक्ति को मोटिवेट करती है लेकिन दूसरे को वो मोटिवेट नहीं भी कर सकती है। अब देखते हैं हम मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस। इंपोर्टेंस में हमारा आता है इंप्रूव परफॉर्मेंस लेवल। मोटिवेशन से किसी भी व्यक्ति के
परफॉर्म करने का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, उस कार्य करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, वो पूरे मन से कार्य करता है। दूसरा आता है चेंज नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड्स। तो नेगेटिव एटीट्यूड्स क्या होता है कि ये काम नहीं हो सकता, या इनडिफरेंट ठीक है जो जितना चल रहा है बस ऐसे ही ठीक है। तो ये उदासीन, एक तो नेगेटिव नकारात्मक सोच और दूसरी उदासीनता, कोई काम हो तो ठीक ना हो तो ठीक। तो इस तरह के जो एटीट्यूड्स होता है मोटिवेशन उसमें परिवर्तन लाती है और पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ बढ़ाती है, नहीं मैं इस काम को कर सकता हूँ, ये मुझे काम करना है। तो इस तरीके से ये इसकी इंपोर्टेंस है। नेक्स्ट आता है इंट्रोड्यूस चेंज स्मूथली। अब जब जो जैसा चल रहा वैसे ही चलता रहे तो ये हमारा क्या है, इनडिफरेंट एटीट्यूड कहलाता है। लेकिन जो मोटिवेशन है ये हमें सकारात्मक एटीट्यूड की तरफ ले जाती है, यानी उसमें चेंज करती है, व्यवहार में चेंज लाती है। तो इसमें अगर कोई तरीके जो परिवर्तन लाया जाता है, आमतौर पर परिवर्तन का विरोध होता है लोगों के द्वारा, लेकिन मोटिवेशन के द्वारा उस चेंज को आसानी से लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट बात आती है रिड्यूस एब्सेंटिज्म। अब जहां पर लोगों को जब कार्य करने का मन करता है, जहां जिस कार्य करने के लिए वो मोटिवेट हो जाता है, उस कार्य करने चाहने लग जाता है कि मुझे ये कार्य करना है, तो फिर वहां पर उसकी एब्सेंट होने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है, वो अनुपस्थित नहीं रहता। अगर जो व्यक्ति को मोटिवेटेड जो व्यक्ति नहीं है वो किसी न किसी बहाने से एब्सेंट हो जाता है, यानी अनुपस्थित रहता है। तो मोटिवेशन से जो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी एब्सेंटिज्म में कमी आती है, उनकी अनुपस्थिति में कमी आती है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर। या टर्नओवर का मतलब होता है बदलते रहने से, यानी आज एक व्यक्ति काम कर रहा है तो छोड़ दिया, फिर दूसरा व्यक्ति हमने ले लिया, फिर वो छोड़ के चला गया, फिर तीसरा व्यक्ति हमने ले लिया। तो ये अगर कोई व्यक्ति मोटिवेटेड रहता है, उसका कार्य करने का मन रहता है, वो अच्छे तरीके से कार्य करता है, कार्य में उसका मन लगता है, तो ऐसे व्यक्ति कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके नहीं जाते। तो इससे जो टर्नओवर है, एम्प्लॉय के छोड़ने की प्रवृत्ति है ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर हम नहीं भर्ती करते, फिर वो छोड़ चले जाते, नहीं भर्ती करते, तो इस तरीके से जो टर्नओवर है उसको कंपनी छोड़ने की प्रवृत्ति है उसमें कमी आती है। अब हम देखते हैं मोटिवेशन की प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस को हम इस एक डायग्राम से समझ सकते हैं। इसमें क्या, सबसे पहले मोटिवेशन हमारा शुरू कहाँ से होता है, जैसे कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी हम उस चीज़ के बारे में खोजते हैं कि उस चीज़ को कैसे किया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू होती है अनसेटिस्फाइड नीड से। अगर हमारी कोई ऐसी ज़रूरत है जो कि हमारी सेटिस्फाइड नहीं है, अनसेटिस्फाइड है हम किसी चीज़ से, तो फिर हम वो सेटिस्फाइड होने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्या होनी चाहिए, अनसेटिस्फाइड नीड। इसमें एक जो हमने जब छोटे बच्चे थे हम जब एक कहानी हमने पढ़ी थी थर्स्टी क्रो वाली, तो थर्स्टी क्रो पानी पीने के लिए क्यों घूमा था, क्यों उड़ा था वो, क्योंकि उसे प्यास लग रही थी, उसकी एक अनसेटिस्फाइड नीड थी कि वो प्यासा था। अगर उसे प्यास नहीं होती तो वो कभी भी ना कहीं बगीचे में जाता, ना घड़ा ढूंढता, ना उसमें कंकड़ डालता, ना वो पानी पीता। तो सबसे पहले क्या थी, उसके अंदर एक अनसेटिस्फाइड नीड थी। तो व्यक्ति जब भी किसी कार्य को करने के लिए कोशिश करता है जब उसकी कोई न कोई अनसेटिस्फाइड नीड होती है, तो अनसेटिस्फाइड नीड तनाव पैदा करती है, आदमी को बेचैन करती है वो, और बेचैन करने के बाद में फिर वो प्रयत्न करता है। ड्राइव्स का मतलब क्या है यहाँ पर, वो जब वो बेचैन होता है तो उसको अनसेटिस्फाइड नीड को पूरा करने के लिए वो प्रयत्न करता है, अपने तरह तरह से प्रयत्न करता है। एंड सर्च बिहेवियर, यहाँ पर ये क्या है कि वो अलग अलग उसके कई तरीके हो सकते हैं उसको संतुष्ट करने के, तो वो अलग अलग तरीके देखता है कि मैं किस तरीके से अपने इस जो नीड है उसको मैं पूरा कर सकता हूँ। कई विकल्प पर वो विचार करता है, कई तरीके से उसे शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद में सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड, जब उसे कोई सही विकल्प मिल जाता है, जिससे कि उसकी जब सही विकल्प मिल जाता है तो उसकी जो नीड्स है वो उसकी पूरी हो जाती है, वो सेटिस्फाइड हो जाती है। और इससे क्या है, रिडक्शन ऑफ टेंशन, और इससे टेंशन में उसकी कमी आती है। जैसे वही है कौवे वाली बात कि वो उसने प्रयत्न किए, उड़ा, इधर उधर घूमा, उसने बहुत सारे सर्च बिहेव किए, कहीं इस बाग में देखा, उस बाग में देखा, उसे घड़ा दिखाई दिया, फिर उसने वहां पर उसमें कंकड़ डाले, पानी नीचा था, उसको पी लिया। पीने से उसको पानी पीने से क्या हुआ, सेटिस्फाइड नीड उसकी जो जरूरत थी वो पूरी हो गई, एंड रिडक्शन ऑफ टेंशन, अब वो तनाव मुक्त हो गया और आराम से उड़ गया। इसके बाद में फिर जब एक किसी की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है तो उसकी फिर एक नई अलग से एक नई आवश्यकता उसकी शुरू हो जाती है। आज एक चीज, जैसे किसी के पास में
एक नौकरी मिल जाती है, सबसे पहले से जरूरत नौकरी की होती है, फिर वो चाहता है कि उसमें प्रमोशन हो, प्रमोशन हो जाती है, फिर और चाहता है और ज़्यादा प्रमोशन हो, फिर चाहता है कि उसका एक अपना मकान हो, मकान होने के बाद में गाड़ी हो। यानी उसकी जो सेट नीड्स हैं वो अनसेटिस्फाइड नीड हमेशा बनी रहती है। एक नीड पूरी होती है, दूसरी नीड फिर अनसेटिस्फाइड नीड उसकी आ जाती है, फिर दोबारा उसको वही तनाव होता है, फिर उसे प्रयत्न पूरा करने के लिए प्रयत्न करता है, फिर वो उसके अनेक विकल्पों पर विचार करता है, अपनी नीड को सेटिस्फाई करता है, फिर उसके तनाव में मुक्ति आती है। तो इस तरीके से ये जो मोटिवेशन की प्रोसेस है ये इसी तरीके से चलती रहती है। अब हम आगे देखते हैं मैस्लोज नीड हायरार्ची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। यानी मोटिवेशन की मैस्लो ने एक थ्योरी दी थी। वो थ्योरी थी उसकी ज़रूरतों के आधार पर कि आदमी की जो ज़रूरतें हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखी थी अनसेटिस्फाइड नीड, जो नीड्स हैं आदमी की, वो किसी व्यक्ति को प्रेरित करती हैं कोई कार्य करने के लिए। अब इन्होंने अब्राहम मैस्लो ने जो नीड्स को 5 भागों में बांटा था। तो सबसे पहले जो उन्होंने आदमी की ज़रूरत बताई थी वो थी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी उसकी जो शारीरिक ज़रूरतें हैं वो। इसको अगर हम और थोड़े सिंपल शब्दों में कहें तो रोटी कपड़ा मकान, ये आदमी की क्या एक ज़रूरत है। तो इनको पूरा करने के लिए आदमी सबसे पहले अपनी प्रयास करता है। तो ये क्या है उसकी, जैसे यहाँ पर लिखा भूख, केवल हम भूख से नहीं लेते, यहाँ पर रोटी कपड़ा मकान जो आधारभूत ज़रूरतें हैं बेसिक नीड्स है उनसे हमने यहाँ पर लिया है। अब ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ये तो एक व्यक्ति की नीड होगी, एक व्यक्तिगत जरूरत होगी। इसको किसी ऑर्गेनाइजेशन से वो क्या चाहता है, तो वहां पर वो चाहता है बेसिक सैलरी, कि उसकी जो ये जरूरतें पूरी हो जाए इतनी कम से कम उसकी बेसिक सैलरी हो। अब जब उसकी बेसिक सैलरी इतनी मिल जाती है उसे, जितने में उसकी रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक जरूरतें वो पूरी हो जाती हैं, अब उसकी फिर अगली अनसेटिस्फाइड नीड, एक अगली नीड आ जाती है। अगली नीड उससे क्या होती है, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। यानी वो चाहता है कि जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स उसकी आज पूरी हो रही हैं वो उसकी फ्यूचर में भी पूरी होती रहें, यानी उसका फ्यूचर भी सिक्योर्ड हो। तो इस फ्यूचर सिक्योर्ड के लिए वो सिक्योर्ड करने के लिए वो क्या चाहता है, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। यानी वो एक दिहाड़ी मजदूरी की बजाय, टेम्परेरी नौकरी की बजाय वो परमानेंट नौकरी चाहता है, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम चाहता है। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन से उसकी क्या उम्मीद रहती है कि उसकी एक तो पेंशन प्लान हो, यानी जब तक मरते दम तक, जब तक वो जिए तब तक उसकी इनकम उसकी मिलती रहे, यानी पेंशन प्लान हो, और एक परमानेंट नौकरी हो। यहाँ पर पेंशन प्लान के साथ में हम और क्या जोड़ सकते हैं, जो उसकी सर्विस है वो परमानेंट हो, स्टेबल हो। अब जब उसकी नौकरी परमानेंट हो जाती है और उसकी पेंशन प्लान भी उसे मिल जाती है, वो निश्चिंत हो गया कि मेरी आगे फ्यूचर में मुझे नौकरी से भी नहीं निकाला जाएगा, और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो उसके बाद में मरते दम तक मुझे पेंशन भी मिलती रहेगी। अब उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड यहाँ पर पूरी हो जाती है। अब अगली नीड आ जाती है एफिलिएशन बिलोंगिंग्स नीड्स, यानी कि वो चाहता है कि उसके बहुत सारे मित्र हों, क्योंकि कोई भी आदमी सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी समाज में रहना चाहता है, और समाज में वो चाहता है कि उसके बहुत सारे फ्रेंड हो। कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहता है कि सब उसके दुश्मन हो, हर आदमी अपनी फ्रेंडशिप चाहता है। तो एक आदमी की जो जरूरत होती है इंडिविजुअल, उसके एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं, फ्रेंडशिप की, कि वो मित्र चाहता है, मित्रता चाहता है लोगों से। और यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन से क्या उम्मीद रहती है उसी, कॉर्डियल रिलेशन विद कलीग्स। जो उसके कलीग्स होते हैं, उसके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, जो उसके बॉस होते हैं, उनके साथ में उसका मित्रतापूर्ण व्यवहार हो, उनके साथ में उसके अच्छे संबंध हो। अब जब उसके अच्छे संबंध भी हो जाते हैं, उसको मित्रता की जो उसकी जरूरत है वो उसकी पूरी हो जाती है। फिर नेक्स्ट आती है स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स में वो चाहता है कि जो अपने मित्र हैं, जिनके साथ में उसकी मित्रता है, वो उनमें श्रेष्ठ हो, उनमें ऊंचा हो, उन लोग उसकी सम्मान करें, उसे इज्जत दें। तो इसके लिए वो क्या चाहता है कि फ्रेंडशिप होने के साथ में उसका एक स्टेटस, एक अच्छा स्टेटस हो। स्टेटस क्या, मान लो पहले वो कर्मचारी था तो सुपरवाइजर बन जाए, सुपरवाइजर था तो वो फिर मैनेजर बन जाए, मैनेजर था तो डायरेक्टर बन जाए, यानी उसके स्टेटस में वृद्धि हो। तो इसके लिए वो क्या ऑर्गेनाइजेशन से क्या उम्मीद करता है कि उसका जॉब टाइटल बड़ा हो, यानी अब वो खाली एक वर्कर ना हो बल्कि एक सुपरवाइजर हो जाए। सुपरवाइजर है तो वो जॉब टाइटल और बड़ा हो उसका, वो एक मैनेजर बन जाए। अगर मैनेजर है तो और उसका बड़ा वो हो कि वो जनरल मैनेजर बन जाए। तो इस तरीके से उसका जॉब टाइटल्स वो बड़ा चाहता है, एक किससे, ऑर्गेनाइजेशन से। किस चीज़ की पूर्ति के लिए, अपने स्टेटस की पूर्ति के लिए। तो ये उसकी स्टीम नीड्स होती हैं। अब इसके बाद में लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी आत्मसंतुष्टि की नीड्स।
तो उसकी अब ये क्या सेल्फ फुलफिलमेंट, वो आत्मसंतुष्ट होता है कि अब वो उसको ज़्यादा मित्रता की, ज़्यादा स्टेटस की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं होती, बल्कि वो क्या है कि आत्मसंतुष्ट रहता है। व्यक्तिगत रूप में हम वो चाहते हैं जैसे कि ईश्वर प्राप्ति की तरफ भी इस बात को हम ले सकते हैं, आत्मसंतुष्टि को। लेकिन यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन वो क्या चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि जिस काम के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में आया है, जो उसका एक लक्ष्य है, वो उसके लक्ष्य की पूर्ति हो जाए। फिर वो ज़्यादा अपने सम्मान के लिए या बाकी जो उसकी आवश्यकता है वो इतनी महत्व नहीं रखती। उसके बाद में सबसे ज़्यादा उसका महत्व रखता है कि जैसे कंपनी में जो रखा गए हैं तो कंपनी की वृद्धि के लिए रखे गए हैं, उसके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए रखे गए हैं। अब जो वो संतुष्ट होता है, जो खुश होता है, वो किस बात से होता है कि जो लक्ष्य उसने रखे थे कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस काम के लिए उसे रखा गया था, उसने वो काम पूरा कर लिया, वो लक्ष्य अपने पा लिए हैं। तो इस तरीके से ये मैस्लो की जो हायरार्ची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, अब ये इससे डिसाइड होता है कि आदमी किस स्टेज पर है और उसे क्या चीज़ देनी है जिससे कि वो मोटिवेट हो। अगर मान लीजिए कोई आदमी भूखा है और हम उसका सम्मान करने लग जाएं, उसका पद नाम बढ़ा दे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे वहाँ पर ज़रूरत है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, आर्थिक चीज़ों के लिए। और अगर एक जो आदमी यहाँ पर अच्छा स्टेटस है, मैनेजर है, उसके अगर हम थोड़ी बहुत तनख्वाह बढ़ा दें तो वो उससे संतुष्ट नहीं होता है, उससे वो मोटिवेट नहीं होगा। मोटिवेट होगा उसका सम्मान करने से। उतने पैसे के बजाय उसका रिकॉग्निशन, एक प्रोग्राम रख दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सबके सामने सम्मानित कर दिया जाए, तो एक मैनेजर उससे ज़्यादा सम्मानित होता है। तो इस थ्योरी का हमारा मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस है। इसके द्वारा हम देखते हैं कि कौन व्यक्ति किस तरीके से मोटिवेट होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यानी जो मोटिवेशन है वो दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक फाइनेंशियल होते हैं, एक नॉन फाइनेंशियल होते हैं। तो जैसे हमने अभी मैस्लो की थ्योरी में पढ़ा था, कोई व्यक्ति तो क्या पैसे से ज़्यादा मोटिवेट होगा, और कोई व्यक्ति जरूर नहीं है पैसे से मोटिवेट नहीं होगा, बल्कि वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से ज़्यादा मोटिवेट होता है। तो इसमें सबसे अब हम देखते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मोटिवेशंस क्या क्या हैं। फाइनेंशियल में आते हैं हमारे पे एंड अलाउंसेस, यानी कोई व्यक्ति काम इसलिए करता है या बिजनेस में किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए रहता है कि उसे संतोषजनक जो सैलरी मिलती है और उसे अलाउंस पूरे मिलते हैं। जबकि नॉन फाइनेंशियल में क्या, उसका स्टेटस, वो मोटिवेट किस चीज़ से होता है, अगर उसका स्टेटस ठीक रख दिया जाए, वर्कर की जगह सुपरवाइजर बना दिया जाए, तो उस स्टेटस से वो ज़्यादा मोटिवेट होता है। अब दूसरा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमारा क्या आते हैं, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, यानी जो जितना प्रोडक्शन करेगा उतने उससे वेजेस मिल जाएगी, तो इससे वो ज़्यादा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। अगला आता है बोनस। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा पार्टनर्स को, उसके एम्प्लॉयज़ को दे दिया जाता है, तो उस बोनस के लालच में भी वो व्यक्ति ज़्यादा कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा बिंदु आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग भी हमारे बोनस से मिलती जुलती बात है यहाँ पर, वहाँ पर एक, लेकिन बोनस ये जो मालिक हैं, ऑनर्स हैं, वो अपनी स्वेच्छा से देते हैं। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग में क्या है कि एक पहले कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि जो प्रॉफिट होगा उसका 25%, 20% कुछ पार्टनर्स को भी, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिया जाएगा। तो इससे एम्प्लॉयज़ क्या है, मन लगा करके कार्य करते हैं। और इसी का फिर और विस्तृत रूप आ जाता है को पार्टनरशिप, यानी इसमें कंपनी में जो अपने कर्मचारी होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनको कुछ शेयर्स दे दिए जाते हैं। अब अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो शेयर के रूप में, डिविडेंड के रूप में, जो वो शेयर उसके मालिक भी रहेंगे वो, तो इसमें उन्हें उसमें हिस्सा मिलता रहेगा। इसलिए भी फिर जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा मन लगा करके कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जो कर्मचारियों को, वर्कर्स को हम रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट भी दे सकते हैं कि अगर आप रिटायर होंगे जिस समय आपको इतना पैसा मिलेगा। और नेक्स्ट आता है हमारे परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स में क्या, उनको कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। सुविधाओं में क्या, जैसे मकान दे दिया, गाड़ी दे दी उनको, तो ये उनकी जो सुविधाएं हैं ये परक्यूजिट्स में हमारे शामिल होती हैं। तो ये सारी ऐसी हमारी इंसेंटिव्स हैं, मोटिवेशंस हैं, जिनमें जो आर्थिक रूप से, जो फाइनेंशियल है, जिनमें पैसा खर्च होता है। कुछ ऐसे इंसेंटिव्स भी होते हैं जिनमें पैसा नहीं लगता, या नॉन फाइनेंशियल है। जैसे कि किसी को हमने अगर हम सुपरवाइजर का उसको स्टेटस देते हैं, उसकी जगह असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं, तो वो उससे क्या है कि ज़्यादा प्रेरित होता है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कोई व्यक्ति चाहे उसे तनख्वाह कम मिल जाए, पैसा कम मिल जाए, लेकिन अगर वहाँ ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाइमेट है, जो वहाँ का वातावरण है वो अच्छा है, फ्रेंडली लोग मिल जाते हैं उसे, तो वह वहाँ पर काम करना ज़्यादा पसंद करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में रहना वो ज़्यादा पसंद करेगा। फिर नेक्स्ट आती है हमारी कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर किसी व्यक्ति को ये पहले से पता लग जाता है कि आपकी एक
समय के बाद में आगे बढ़ने के आपको चांसेस हैं, आपके प्रमोशन होने के चांसेस हैं। तो ये कैरियर एडवांसमेंट अगर अपॉर्चुनिटी होगी जिस कंपनी में, जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन पे, वहां पे लोग काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जॉब इनरिचमेंट, यानी किसी व्यक्ति को ज़्यादा जिम्मेदारी देना, उसको उसके इम्पोर्टेंस बढ़ाना, ये जॉब इनरिचमेंट में आता है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसका पूरे सभी कर्मचारियों के साथ में उसका सम्मान कर देना, ये भी क्या आता है, एम्प्लॉय, उसके जो मैगजीन है उसमें उसका फोटो छाप देना, तो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स में ये आता है। जॉब सिक्योरिटी, उसको मतलब एक जॉब की सिक्योरिटी मिल जाए कि परमानेंट जॉब मिल जाए उसे, तो वो वहाँ पर भी ज़्यादा मन से कार्य करता है। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, अब यहाँ पर ये हमारा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में होती है कि उसको जो डिसीजन लिए जाते हैं उनमें उसकी सलाह ली जाए। जैसे कोई निर्णय लेने के लिए कोई कमेटी है, तो उस कमेटी में डिसीजन लेने के लोगों में एक कर्मचारियों में से भी किसी व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए। तो इससे भी क्या है कि जो व्यक्ति है वो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय की पावर को बढ़ाना, उसको डिसीजन लेने की छूट देना, अपने तरीके से उसे काम करने देना, तो ये एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में शामिल होता है। तो इस तरीके से किसी व्यक्ति को जो मोटिवेट करने के लिए हमारे दो तरीके हैं, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, दूसरे हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। तो ये मोटिवेशन का चैप्टर हमारा पूरा होता है। नमस्कार।